एंड वेलकम टू IAS गेट सिविल इंजीनियरिंग चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस और उसके अंदर हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन एंड मैक्लॉरिन एक्सपेंशन डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? या तो हम किसी फंक्शन को x में डिफरेंशिएट कर दें या फिर सिर्फ और सिर्फ y में कर दें, कीपिंग अदर ऑल क्वांटिटीज कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएशन जो होता है ये टू टाइप से होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शंस। सिंगल वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक होता है सिंगल वेरिएबल फंक्शंस का, और एक हमारे होता है मल्टीपल वेरिएबल्स फंक्शन का। एक ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ एक चीज़ वेरी कर रही है और एक हमारे पास जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें वेरी कर रहे हो। जैसे ये हमारा ग्राफ होगा y=f(x) एक फंक्शन, और ये हमारा होगा y f(x and y), फंक्शन ऑफ x and y बोथ। तो जो सिंगल वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए तो अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं dy/dx। ये dy/dx क्या है? ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ये है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और हम जो y फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मल्टीपल वेरिएबल x एंड y के ऊपर अगर ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे डेल y। यहाँ पे y नहीं लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं फंक्शन ऑफ f। यहाँ हम ले लेते हैं फंक्शन f। अगर कोई हमारा फंक्शन z ले लेते हैं, इसको z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेल z होगा, हमारा जो डेल z बाय डेल x और यहाँ पे डेल z अपॉन डेल y, ये हमारे पास टू टाइप के कुछ डेरिवेटिव्स हैं। इनको अपन बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ये हमारे पास क्या होगा? ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dy/dx, और डेल z बाय डेल x ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो ये हमारे टू टाइप्स के हमारे पास डिफरेंशिएशन कुछ इस टाइप से होंगे। अब जो हम ये जैसे z इज अ फंक्शन ऑफ क्या था? x एंड y। हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन तो पता है, अब हम पार्शियल डेरिवेटिव को हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो इसमें हमारे जो दो केसेस हैं, हमारे इसके अंदर दो केसेस हैं, क्योंकि x और y वेरी कर रहे हैं तो इसके लिए दो केस बनेंगे। एक तो डेल z अपॉन डेल x और एक हमारे पास बनेगा डेल z अपॉन डेल y। इसको अपन बोलते हैं f(x), इसको बोलेंगे f(y), मीन्स द डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग ऑल अदर क्वांटिटीज कांस्टेंट। मीन्स इसमें अदर क्वांटिटी क्या है? y। तो यहाँ लिख सकते हैं कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। तो हम इसमें y को कांस्टेंट कर देंगे और इसमें क्या करेंगे? कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। अब हमारे पास कुछ टर्म्स होंगी, जैसे हमारे पास फंक्शन इज अ z है, वो फंक्शन है f(x and y), हमारा फंक्शन है x एंड y के ऊपर डिपेंडेंट। तो जो सबसे पहला एक फॉर्मूला है, जो सबसे पहला फॉर्मूला हम इसको, अब हम इस ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव को हम चेंज करेंगे हमारे ग्राफिकल वाले अप्रोच से, लिमिटिंग वाले अप्रोच से। तो ये तो हमारे पास आ जाएगा नोटेशन को फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये तो हमारा हो गया नोटेशन डेल f बाय डेल x, इसको हम बोल सकते हैं f(x), इसको बोलते हैं p। ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं नोटेशंस। हम इसको इस तरह से नोटेट करेंगे। अब इसमें क्या है कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो हम कह सकते हैं फंक्शन किसका था? पहले तो लिमिटिंग वैल्यू, हमारा फंक्शन f था। ये फंक्शन हमारा फॉर्मूला होता क्या है रियल में? हमारा फॉर्मूला रियल में होता है लिमिटिंग वैल्यू h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ f a अपॉन h। यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये यहाँ आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, कीपिंग y इज अ कांस्टेंट माइनस ऑफ f(x)y अपॉन क्या चेंज हो रहा है? डेल्टा x, और लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा x इज इक्वल्स टू टेंडिंग टू 0। तो ये हमारे पास लिमिटिंग वाला फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास नोटेशंस हैं। सेकेंड टाइप क्या हुआ? डेल f अपॉन डेल ऑफ y, इसको बोलते हैं f ऑफ y, ये होता है q। तो ये इसका नोटेशन हो गई। तीनों नोटेशन इसके हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अब हम इसमें चेंज क्या कर रहे हैं? y। हम इसमें y की तरह चेंज कर रहे हैं। हम किसी भी क्वांटिटी को चेंज करें, लेट अस सपोज हमारे पास 3
ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं, 3 डायमेंशनल फंक्शन है। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में चेंज करें छोटा, जैसे हमारे पास ये x है, ये y है एंड ये z है, तो हम अगर इधर चेंज कर रहे हैं छोटा सा dx, तो y भी कांस्टेंट है, हम इधर मूव नहीं कर रहे, और हमारे पास z भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें y चेंज हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू, लेट अस सपोज डेल्टा y इज टेंडिंग टुवर्ड 0, f ऑफ x y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा y। हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया q का। देन नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है d2f अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास नोटेशन किसका है, ये हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल बाय डेल एक्स, और इसको लिख सकते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स। तो कुल मिला के यही नोटेशन आगे चलता है। इसको अपन बोलते हैं r, ये हमारा क्या है r। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको फर्दर इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, ये चीज क्या है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, हम कह सकते हैं एफ एक्स फंक्शन है ये। तो इसके लिए फर्दर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिट चेंज किसको करेंगे, डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स, यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या था f, यहाँ हमारे पास अंदर फंक्शन क्या है एफ एक्स। तो लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स y इज ए कॉन्स्टेंट माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया एस आर का। देन एक हमारे पास होता है डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको हम लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अंदर बाहर कुछ भी कर दो सेम आंसर आने वाला है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज किस में कर रहे हैं एक्स में, डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0, फंक्शन कौन सा है एफ वाई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई माइनस डेल्टा एक्स स्टैंडिंग डेल्टा एक्स, यहाँ ओनली डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी क्यू आर, आगे आगे एस। देन हमारे पास आता है टी क्या होगा, डी टू एफ अपॉन डी ऑफ वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई फंक्शन ऑफ वाई। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट क्या चेंज हो रहा है y, तो डेल्टा y इज टेंडिंग टुवर्ड 0, फंक्शन क्या है एफ वाई, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, y प्लस डेल्टा y माइनस एफ वाई एक्स वाई और नीचे आ गया डेल्टा y, इसको हम बोलेंगे t। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज ये है। अब हम इस फॉर्मूलेज को निकालना सीख चुके हैं, ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये हमारे नोटेशन से कि हम उसको नोटेट कैसे करते हैं उसको, एंड देन हम उसके फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। हम इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम रीड कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको हम रीड कैसे करेंगे, डी टू एफ अपॉन डी एक्स डेल वाई, इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसको इस तरह से रीड करेंगे। और हम इसको कैसे रीड करेंगे, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, या तो हम कह सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, या हम कह सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई देन अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, या हम कह सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हम इसको ऐसे रीड करते हैं, ये इसका नोटेशंस है, और देन हमारे इसके आगे ये हमने फॉर्मूलेज डिस्कस कर लिए हैं। अब लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, द फंक्शन z इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x एंड y। एक कोई भी फंक्शन z है वो x एंड y का फंक्शन है, तो टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, टोटल डेरिवेटिव क्या होगा,
टोटल डेरिवेटिव होता है हमारा इस केस में डी जेड। इसका फॉर्मूला होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। अगर कोई भी फंक्शन एक्स वाई की टर्म में है, लेट अस सपोज हमारा फंक्शन e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर है, ये हमारे पास कोई एक फंक्शन है f, ये हमारे पास कोई फंक्शन f है, हमें निकालना है df टोटल डेरिवेटिव। ये क्या है? टोटल डेरिवेटिव। अगर फंक्शन ओनली एक्स एंड वाई की टर्म में हो तो सबसे पहले डेल ऑफ e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल ऑफ e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर डेल y इंटू डी वाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसका x की टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर, e का डिफ्रेंशिएशन e होता है, देन हमारे इसका आ जाएगा 2xy और dy है। तो हमारे पास कुल मिला के सॉल्यूशन क्या है? e एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy। तो ये हमारे पास टोटल डेरिवेटिव df आ गया अगर कोई फंक्शन ओनली इन द टर्म्स ऑफ x एंड y है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन, अब हमारा सेकंड कंडीशन आती है कि कोई फंक्शन z है, वो डिपेंड कर रहा है x पे एंड हमारा वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है y पे, देन फर्दर x हमारा डिपेंड कर रहा है t पे और यहाँ पे भी t पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये यहाँ z जो डिपेंड कर रहा है, z डिपेंड कर रहा है हमारा मल्टी वेरिएबल्स पे, मल्टीपल वेरिएबल्स पे, लेकिन फर्दर हमारा x एंड y हमारा डिपेंड कर रहा है ओनली सिंगल वेरिएबल पे, ओनली सिंगल वेरिएबल पे। तो हम जो इसके लिए यूज करेंगे वो तो करेंगे पार्शियल, और इसके लिए यूज करेंगे हम करेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, यहाँ हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या निकालेंगे? हमारा जो, अगर हम डेल जेड बाय डेल टी निकालना चाहते हैं, डेल जेड बाय डेल टी नहीं लिखेंगे इस बार, क्योंकि टी की रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे, अगर हम टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा ऑर्डिनरी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो डी जेड अपॉन डी टी ये हमारा टोटल डेरिवेटिव है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टी में चेंज करेंगे तो x में चेंज होगा, और x में चेंज करेंगे तो हमारा z में चेंज होगा। तो हम लिख सकते हैं डेल z बाय, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा तो हम लिख सकते हैं डेल ऑफ z अपॉन डेल ऑफ x एंड डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल ऑफ z अपॉन डेल ऑफ y एंड डी वाई बाई डी टी। तो हमने एक साइड तो डेल यूज किया और एक साइड डी यूज किया, क्योंकि यहां पे हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव और यहां हम यूज करेंगे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास कुछ इस टाइप से है, लेट अस सपोज हमारा एक फंक्शन x वो हमारा आ जाता है sin t और y हमारा आ जाता है cos t, तो हम कह सकते हैं हमारा जो फंक्शन z है वो डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, देन वो फर्दर डिफाइन कर रहे हैं t पे। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले से। सबसे पहले डेल जेड बाय डेल एक्स कर दो, देन डी एक्स बाई डी टी कर दो, तो हमारे पास ये वाले सॉल्यूशंस कुछ इस टाइप से निकल आएंगे। देन हमारे पास तो थर्ड टाइप की कंडीशन आती है, हमारे पास थर्ड टाइप की कंडीशन आती है, कोई फंक्शन हमारा z है वो डिपेंड कर रहा है x, y पे, और हमारे फर्दर x, y नहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं हमारा u और v। कोई फंक्शन है हमारा z, वो फंक्शन है u एंड v का। फर्दर u जो फंक्शन है वो है f ऑफ एक्स वाई का, एंड v जो फंक्शन है वो भी है फंक्शन ऑफ x एंड y का। तो ये डिपेंड कर रहे हैं x पे, ये डिपेंड कर रहा है y पे। तो हम कह सकते हैं कि u डिपेंड कर रहा है x y पे, v भी x y पे डिपेंड कर रहा है, देन z भी डिपेंड कर रहा है। अगर हम x को चेंज करेंगे, अगर हमने x को चेंज किया तो u भी चेंज होगा, v भी चेंज होगा, एंड दैट हमारा z भी चेंज होगा। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे इस लाइन में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा क्योंकि मल्टीपल है, इस लाइन में भी हमारा पार्शियल डेरिवेटिव यूज होगा,
तो इस बार अपन डी यूज नहीं कर सकते, इस बार हम डी बाई डी एक्स यूज नहीं कर सकते, हम इसमें डेल बाय डेल यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो दो वेरिएबल्स है, मल्टीपल वेरिएबल्स है। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इसके लिए सॉल्यूशन हमारे दो आएंगे, इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन दो आएंगे। कौन कौन से दो आएंगे, एक तो आएगा हमारा डेल जेड बाय डेल एक्स और एक हमारे पास आएगा डेल जेड बाय डेल वाई। हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन निकल के आएंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स एंड डेल जेड बाय डेल वाई। अब हम एक्स में चेंज करेंगे। सबसे पहले डेल जेड बाय डेल यू, डेल जेड बाय, यहां से ऐसे नीचे आते हैं, डेल जेड बाय डेल यू, देन डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय, इस बार यू आएंगे, डेल यू, देन यू वी से यहां आएंगे, यहाँ वी है, एंड डेल वी बाय डेल एक्स। हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। वाई के लिए करते हैं, सबसे पहले डेल जेड बाय डेल यू, कुछ इस टाइप से नीचे आए, देन हम जाएंगे u से v की तरफ, u से v की तरफ जाएंगे तो डेल u बाय डेल y प्लस डेल z बाय डेल v एंड डेल v बाय डेल y। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले निकल के आए इस टाइप की कंडीशन के लिए। इनके क्वेश्चंस जब हम लेंगे तो और ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएंगे, लेकिन हमें ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन z है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन z है, वो डिपेंड कर रहा है x एंड y पे, फर्दर वो डिपेंड कर रहा है लेट अस सपोज r एंड थीटा पे, और दोनों फंक्शन डिपेंड कर रहे हैं, x भी r थीटा पे डिपेंड कर रहा है, y भी r थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास दो कंडीशन आएगी, एक तो डी जेड बाई डी आर आएगी, एक हमारे पास डी जेड बाई डी थीटा आएगी। और हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे, देन हम डेल जेड बाई डेल आर करेंगे, देन हम डेल जेड बाई डेल एक्स करके डेल जेड बाई डेल, मतलब डेल जेड बाई डेल वाई करके फिर हम फिर से यहाँ आएंगे। तो हमारे पास पाथ पे ही डिपेंड कर रहे हैं, दो दो पाथ आएंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से सॉल्यूशंस निकल आएंगे और हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, हमें इसका सब कंसेप्ट याद रखना है कि कैसे आते हैं। नेक्स्ट टाइप के पास, नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास यहाँ से आता है डी टाइप। लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, इस बार हम ले लेते हैं एक कोई फंक्शन p है, वो f ऑफ u v w है, देन हमारे जो फंक्शन u है v है एंड u v एंड हमारे पास w है, वो हमारे फंक्शन है x y z के। तो हम ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले ग्राफ नहीं, हम इसमें एक फंक्शन p है, लेट अस सपोज एक फंक्शन हमारे पास p है, ये p हमारे पास डिपेंड कर रहा है थ्री वेरिएबल्स पे, थ्री वेरिएबल्स u v w। देन फर्दर हमारा ये जो डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं x y z पे। तो कितने पाथ बनेंगे अगर हम x को चेंज करें, तो अगर हम x को चेंज करें, अगर हम इस x को चेंज करें तो सबसे पहला चेंज u में, देन हमारा चेंज v में, देन हमारा चेंज w में, फिर u में जो चेंज हुआ उसकी वजह से p में चेंज, और v में चेंज किया तो p में चेंज, w में चेंज किया तो p में चेंज। तो हमारे पास टोटल इतने केसेस बन रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए जब हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे तो एक तो डेल p बाई डेल एक्स आएगा, एक हमारा डेल p बाई डेल y आएगा, और एक हमारे पास डेल p बाई डेल z आएगा। तीन कंडीशन इसके ऊपर हमारे पास आने वाली है। हम सबसे नीचे वाले पे ही देखते हैं कि इसमें चेंज करेंगे तो हमारे पास ऊपर सॉल्यूशंस क्या आएंगे। तो तीन चेंज हम कर पा रहे हैं, x में, y में और z में। अब हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे ये हमें देखना है, इसके अंदर हमारे पास आंसर्स क्या आते हैं वो हमें एक बार डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डेल p बाई डेल एक्स, डेल p बाई डेल u, देन इंटू डेल u बाई डेल एक्स फर्स्ट, प्लस डेल p बाई डेल v, डेल p बाई डेल v, डेल v बाई डेल x, प्लस डेल p बाई डेल w, डेल w बाई डेल x। एक तो हमारे पास ये आ गया। सेकंड, अब हम करेंगे पहले u में चेंज, डेल p बाई डेल u, देन डेल u बाई डेल y, प्लस डेल p बाई डेल v, देन डेल v बाई डेल y,
प्लस डेल पी बाय डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई। फिर हम z की रिस्पेक्ट में कर देंगे डेल पी बाय डेल यू बाय डेल z। z की वजह से u में चेंज, u की वजह से p में चेंज, प्लस डेल p अपॉन डेल v अपॉन डेल z, प्लस डेल p अपॉन डेल w अपॉन डेल z। तो हमारे पास कुछ 3 फॉर्मूले निकल के आए, और यहाँ पे हम डेल ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स है हर एक रो में हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स है, तो हमारे पास ये फॉर्मूलेज निकल के आ जाएंगे। अब लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 दे रखा है। कोई भी फंक्शन हमारे पास f ऑफ एक्स वाई 0 दे रखा है और हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई। हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब लेट अस सपोज भाई ये फॉर्मूला किसके लिए यूजफुल होता है? कोई भी फंक्शन अगर हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल ये हो जाएगा। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें हम y को इन टर्म्स ऑफ ए नोट नहीं कर पाते। y इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ए, डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ x। जिन y को हम x की टर्म में नहीं कर पा रहे डिस्क्राइब, तो वो हमारे हो जाएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? एप्लिसिट। तो y को हम x की टर्म में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। लेट अस सपोज y इज इक्वल टू 3x ले रहे हैं। अब हमारे पास ये फंक्शन तो यहाँ पे y को हम x में चेंज कर पा रहे हैं, तो इसमें तो सीधा dy बाई dx निकल आएगा। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं y और x के जिसमें हम y और x को अलग अलग नहीं कर पाते। लेट अस सपोज कोई फंक्शन है हमारे पास x टू द पावर 6 प्लस y टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम इसको y इन द टर्म ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं, तो अब इसमें यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं द फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 6 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल कर दिया हमने। दैट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0। डेल एफ बाई डेल एक्स क्या आएगा? 6x टू द पावर 5 माइनस 6x वाई स्क्वायर। डेल एफ बाई डेल वाई, क्या आएगा? 6y टू द पावर 5 माइनस 6y एक्स स्क्वायर। और हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x टू द पावर 5 माइनस 6xy स्क्वायर, 6y टू द पावर 5 माइनस 6y एक्स स्क्वायर। तो हमने कितना ईजी कर दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन था, y को x की टर्म में हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे थे, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ वाई, और हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूजफुल बन जाता है हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में। अब अगर हमारा फंक्शन कुछ इस टर्म्स में है, अगर हमारा कोई फंक्शन ए फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर bx स्क्वायर, अगर हमारे पास फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये फंक्शन है और हमें निकालना है d2y बाई dx स्क्वायर। ये फॉर्मूला ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, लेकिन तो ठीक है, अगर आ रहा है तो लिख देते हैं 2fgh माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ का होल क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीटर्स, अगर x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा, हमें कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स। तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास
डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला, अगर हमें डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम कैलकुलेट करेंगे डी बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। हम इसको भी डी थीटा कर देंगे और इधर भी डी थीटा कर देंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल आएगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 4 टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, डी ऑफ 4 ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, डी ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 4 अपॉन डी थीटा, माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स साइन थीटा अपॉन 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमारा होगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, डी ऑफ डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट कर रखा है 4 ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, 4 ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स का डी थीटा के ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, और माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा आ गया, साइन थीटा। तो हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, लास्ट में जाके हमें आंसर मिल जाएगा -1 अपॉन 4 टाइम्स कॉस थीटा -1। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, कॉस थीटा -1। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से करते हैं। अब लेट अस सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारे पास x टू द पावर x, y टू द पावर y, z टू द पावर z इक्वल्स टू c। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल x हमें इसमें कैलकुलेट करना है। हम इस क्वेश्चन से ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ये z एंड x ही है, इसमें जो वेरी कर रहे हैं, x को हम वेरी कर रहे हैं और उसमें z की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट। सबसे पहले तो इसमें लॉग द बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास ऐसा का x ln x प्लस y ln y प्लस z ln z दैट इज इक्वल टू ln c। अब हम इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे x एज इट इज ln x का 1 प्लस एक्स प्लस ln x एज इट इज और x का 1 प्लस 0, ये कांस्टेंट हो जाएगा x की टर्म में, तो प्लस z एज इट इज ln z का ln z डेल z बाय डेल x प्लस ln z ऐसा का ऐसा और dz बाय डेल x दैट इज इक्वल टू 0। ये भी कांस्टेंट है हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू 0 के अप्रोच कर रही है, ये भी हमारी 0 को जा रही है। अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 1 प्लस ln x, यहाँ पे डेल z बाय डेल x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ln z इक्वल टू 0। तो डेल z बाय डेल x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1 प्लस ln x अपॉन 1 प्लस ln z। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है होमोलोगस होमोजीनियस फंक्शन।
अगले पास हमारा आता है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन z ऑफ f of xy, z is equals to f of xy said to be homogeneous, said to be homogeneous, कब कहा जाएगा होमोजीनियस फंक्शन? ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n in x y, in x and y, if it is possible to set, if it is possible to set f of xy is equals to x to the power m function of y by x, f to the power xy is equals to y to the power n f of xy, या हम कह सकते हैं f of kx ky is equals to k to the power n फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ज़्यादातर हम अप्लाई करते हैं थर्ड कंडीशन, इस थर्ड कंडीशन को हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं, इस थर्ड कंडीशन को, क्योंकि पहली दो कंडीशंस को हम यूज़ इतना नहीं करते जितनी थर्ड को यूज़ करते हैं। थर्ड बहुत ईजी पड़ जाती है हमारे लिए। अब लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। अब हमने x को के एक्स में चेंज किया, y को के वाई में चेंज किया, तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा? एफ ऑफ के एक्स के वाई आ जाएगा रूट ऑफ के एक्स प्लस रूट ऑफ के वाई, रूट के कॉमन आ गया, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम लिख सकते हैं रूट ऑफ के एफ ऑफ एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं के टू द पावर हाफ एफ ऑफ एक्स वाई। तो कुछ इस टर्म में हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमारे पास n की वैल्यू है 1/2, ये हमारा और डिग्री है, और ये हमारा फंक्शन क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि हमने इस टर्म को इस टर्म में चेंज कर दिया है, तो हमारे पास ये होमोजीनियस फंक्शन हो गए। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है? अब हमारे पास आता है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए होता है। इफ z इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इफ z बी अ होमोजीनियस फंक्शन, अगर हमारे पास z एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, तो हम कह सकते हैं x ऑफ डेल z बाय डेल x प्लस y ऑफ del z by del y is equals to n times z, is equals to n times z। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू n ऑफ n माइनस 1 इंटू z। ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं। अब लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। हम इसमें लिख सकते हैं एफ ऑफ के एक्स के वाई जो होगा एफ ऑफ के एक्स के वाई, वो होगा के टू द पावर 4 ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें डिग्री n की वैल्यू क्या है? 4, n की वैल्यू 4 है। अब हम इसका सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 4x क्यूब डेल एक्स डेल जेड, 4x क्यूब डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव x की टर्म में क्या आएगा? इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब, और इंटू x में अगर लिखें, इस फॉर्मूले को अगर ध्यान में रखें, x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस इसमें आ जाएगा y इंटू 4 ऑफ वाई क्यूब। तो हम इसमें लिख सकते हैं 4 कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं, एक्स की पावर 4 अपॉन वाई टू द पावर 4, क्योंकि एक वाई ये आगे भी है,
एक x आगे हुए, हम इसको लिख सकते हैं 4 ऑफ z। तो कुल मिला के हमें ये फॉर्मूला कुछ इस टाइप से कह रहा है। लेकिन जब भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएंगे, ये तो इजी फंक्शन था इसीलिए हमने निकाल दिया, इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले यूजफुल होने वाले हैं। अब लेट अस सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ u is a function of x and y plus c into x and y plus h of x and y। ये कोई फंक्शन है xy xy xy, ये तीनों के तीनों, ये तो m में, ये n डिग्री पे और ये p डिग्री पे, ये m पे होमोजीनियस है, ये n पे होमोजीनियस है और ये p पे होमोजीनियस है। अगर कोई हमारे पास कुछ इस टाइप की कंडीशन आती है, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप से कंडीशन आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा, इसमें अगर हम यूलर्स थ्योरम लगाएं, ये हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ आ गए, दो, अब मैं 3 4 लिख देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 3 है हमारे पास x ऑफ डेल u बाय डेल x प्लस y ऑफ डेल u बाय डेल y प्लस इज इक्वल्स टू m ऑफ f प्लस n ऑफ g प्लस p ऑफ h। और हमारे पास 4 नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दैट इज इक्वल्स टू m ऑफ m माइनस 1 इंटू एफ प्लस n ऑफ n माइनस 1 इंटू जी प्लस p ऑफ p माइनस 1 इंटू एच। हम क्या करेंगे, सेपरेटली उसके ऊपर यूलर्स थ्योरम लगाते जाएंगे एंड हमारा आंसर फाइंड कर देंगे। तो ये हमारे पास यूलर्स फॉर्म, ये आंसर्स आ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन कुछ इस टाइप से है कि हम उसको 3 ऐसे फंक्शन में डिवाइड कर पाएँ कि उन तीनों के तीनों होमोजीनियस हो m n और p के ऑर्डर में, डिग्री में, तो हम उसके ऊपर ये वाले 2 फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारा फंक्शन सीधा का सीधा होमोजीनियस हो तो हम ये 2 फॉर्मूलेज यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का हमारे पास जो केस आता है, इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से है। एक क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर क्यूब प्लस वाई टू द पावर क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें इसके ऊपर क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है x ऑफ डेल u बाई डेल एक्स प्लस y ऑफ डेल u बाई डेल वाई की। ये हमारे पास वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि एक बार चेकआउट करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 3 है और ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 4 है। लेकिन ये पूरा u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। हमारे पास u एक होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन उसके पार्ट्स होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 3 एंड 4। तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4 ऑफ एक्स 4 प्लस वाई टू द पावर 4, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला होता है 2 ऑफ एफ प्लस 3 ऑफ सी प्लस 4 ऑफ एच। ये हमारे m n और p है। तो इस टाइप से हम यूलर्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो आता है केस, ये हमारे पास 2 केस हो गए यूलर्स थ्योरम के। अब हमारे पास थर्ड केस आता है कि अगर z इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। सबसे पहले वाले केस में हमारे पास z एक होमोजीनियस फंक्शन था, इस केस के अंदर हमारे पास z एक होमोजीनियस फंक्शन था। अगले वाले केस में हमारा z तो होमोजीनियस फंक्शन नहीं था, लेकिन उसके पार्ट्स होमोजीनियस थे कुछ इस टाइप से। थर्ड टाइप हमारा आता है कि z होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा फंक्शन फाई ऑफ z वो होमोजीनियस है, वो एक होमोजीनियस फंक्शन है।
तो उसके ऊपर भी हम यूलर्स थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए यूलर्स थ्योरम क्या होगी, फॉर्मूला नंबर 5, x ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y ऑफ डेल y बाई डेल जेड दैट इज इक्वल्स टू n ऑफ फाई जेड अपॉन फाई डैश जेड। ये कोई फंक्शन है, लेट अस सपोज उसको हमने जी जेड मान लिया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया निकल के। फॉर्मूला नंबर 6, एक्स स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल 2y बाई डेल वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे आ गया है z प्लस 2xy डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई। तो ये जो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा जी जेड जी डैश जेड माइनस 1, इसको इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर कुछ इस टाइप से एक हमारे पास फंक्शन है, z इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन बट एक ऐसा फंक्शन फाई ऑफ z हो कि होमोजीनियस फंक्शन हो, तो हम उसको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम x dz अपॉन, सबसे पहले हम gz की वैल्यू निकाल देंगे। अगर हमें यही कैलकुलेट करना है तो हम सीधा यही कैलकुलेट कर देंगे और इसको gz रख देंगे। लेकिन हमें इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना हुआ तो gz और g डैश z माइनस 1 निकाल के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट अस सपोज क्वेश्चन फंक्शन ऑफ x एंड y दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3y प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस y 5 टाइम्स y टू द पावर 4। हमें पूछा है x डेल f बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले ये फॉर्म अगर हमने क्वेश्चन में पूछी है तो सबसे पहला माइंड में आना चाहिए यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें के एक्स और के वाई रखेंगे, चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। तो हमें पता चल जाएगा ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, इसमें के टू द पावर -4 बाहर आएगा। तो हमारे n की जो वैल्यू है वो -4 है। पूरा होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस, ये भी होमोजीनियस और सबकी डिग्री 4 है। तो कॉमन फंक्शन की डिग्री क्या है, -4। तो हम कह सकते हैं कि हमारे x ऑफ डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस वाई ऑफ डी एफ अपॉन डी वाई डेल वाई इज इक्वल्स टू n ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू -4 ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई। इस पूरे क्वेश्चन में -4 ऊपर रख दो, -4 ऊपर रख दो, -4 ऊपर रख दो, यहाँ -4 कर दो, यहाँ भी -4 कर दो, यहाँ पे -4 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे यूलर्स का पहले वाले केस से हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, z इज इक्वल्स टू tan इनवर्स हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई। अब अगर हम इसमें सबसे पहले के एक्स एंड के वाई रखें, के एक्स और के वाई रखें तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा। लेटेस्ट यहाँ क्या आएगा, के एक्स का क्यूब प्लस के वाई का क्यूब अपॉन के एक्स प्लस के वाई। तो हमारे पास के स्क्वायर बच जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन ये सारा का सारा जो मैटर है ये हमारा tan इनवर्स के अंदर है। ये हमारा क्या है, tan इनवर्स के अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन इज ए नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ये हमारा फंक्शन नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन है, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ये हमारा फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये अंदर वाला अगर हम देखें तो ये होमोजीनियस है, ये इतना पार्ट तो होमोजीनियस है। तो इस tan इनवर्स को अगर हम इधर ले आए तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, tan z। ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई जिसकी n क्या है, 2 है। ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे फाई ऑफ z। ये हमारा थर्ड केस देखिए, अगर आप यहां से हम थर्ड केस देखें कि z इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, लेकिन साई ऑफ z कोई एक ऐसा फंक्शन z अगर उसी के अंदर ले लें
तो वो होमोजीनियस बन जाए। तो इसमें हमारे n की वैल्यू डिग्री क्या है, 2 है, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स ऑफ, इसमें हमें एक्स ऑफ डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई क्या आएगा इसके अंदर, एन ऑफ फाई जेड अपॉन फाई डैश जेड, फाई डैश अपॉन फाई डैश जेड। इसमें फाई डैश क्या है हमारे पास, फाई डैश है हमारा टेन जेड, तो हम इसमें लिख सकते हैं 2 इंटू फाई जेड हो गया हमारे पास 10 ऑफ जेड अपॉन फाई डैश जेड, इसमें आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर जेड, ये आ गया 2 ऑफ साइन जेड अपॉन कॉस जेड, और ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड, ये स्क्वायर से ये कट गया और ये हमारे पास आ गया साइन ऑफ 2z, साइन ऑफ 2z आ गया। अब हमें अगर एक्स स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, प्लस में 2xy डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसकी वैल्यू क्या थी, जी डैश जेड माइनस 1। अगर हम इसका यूलर्स का तीसरा वाला केस देखें तो हम कह सकते हैं साइन ऑफ 2z, साइन ऑफ 2z, साइन 2z का डिफरेंशिएशन 2 cos 2z माइनस 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन 2z cos 2z साइन 4z माइनस साइन 2z। तो हम कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन एफ जेड होमोजीनियस नहीं है, लेकिन अगर हम उसको चेंज करते हैं फाई ऑफ जेड से और हमारे पास सॉल्यूशन निकल आए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं इजीली यूलर्स का तीसरे वाला फॉर्म यूज करके। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट अस सपोज, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अब हमारे पास लेट अस सपोज कि y इक्वल्स टू जो f है, तो हमारा जो ये फंक्शन है ये डिफाइंड है एक इंटरवल x नोट्स x1 से लेके x2 तक, x1 से लेके x2 तक ये हमारा फंक्शन इज डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड। x1 से x2 इंटरवल तक हमारा फंक्शन डिफाइंड है और हम ये रिजल्ट देख पा रहे हैं कि f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग if f of x1 is less than f of x2 if x1 is greater less than x2। अगर हम x2 बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेकेंड, f इज डिक्रीजिंग, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कब होगा, if f of x1 is greater than f of x2 but x1 is less than x2। हम इनपुट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट कम हो रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। थर्ड टाइप, f इज कांस्टेंट, हमारा फंक्शन कांस्टेंट if f of x1 is equals to f of x2 but x1 is less than x2। अगर हम इनपुट बढ़ाएं लेकिन आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। अब हम इसको ग्राफ से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज एक फंक्शन कुछ इस टाइप से, यहाँ हमारा x1 है, यहाँ हमारा x2 है, जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ा रहे हैं हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। लेट अस सपोज नेक्स्ट केस हमारा कुछ इस टाइप से है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, जैसे ही हम इनपुट बढ़ा रहे हैं हमारे पास आउटपुट कम हो रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या है, f इज डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड टाइप, x1 x2, हम इनपुट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट क्या है, कांस्टेंट, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा f(x) इज अ कांस्टेंट फंक्शन, f(x) इज कांस्टेंट फंक्शन। अब हमारी थ्योरम क्या बोलती है, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हमने क्या पुट करके चेक किया कि हमारे उस पॉइंट के ऊपर, हमारे पहले वाले पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, सेकंड वाले पॉइंट पे क्या आ रही है, थर्ड पॉइंट पे क्या आ रही है, उससे हम ये डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन हमारा थ्योरम क्या कहता है, डिफरेंशिएबिलिटी का थ्योरम क्या कहता है
हमारा जो थ्योरम है वो कहता है द एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ शुड बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। तब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं अगर एफ टेस्ट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, if f dash x is less than 0 at that point then function is decreasing, if f dash x is equals to 0 then the function is constant। अब हम इस ग्राफ में आते हैं। यहाँ f dash x मतलब इसका स्लोप क्या है, कुछ इस टाइप से है, तो वो x एक्सिस के साथ कुछ ऐसे एंगल बनाएगा tan थीटा हमारा स्लोप होता है, देन थीटा इज लेस देन π/2 है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। यही ये चीज़ कह रही है कि अगर एफ टेस्ट एक्स पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। सेकंड केस एफ टेस्ट एक्स अगर नेगेटिव है, इस केस में देखिए कुछ इस टाइप से हमारा स्लोप आ रहा है, इस टाइप से अगर हमारा स्लोप आ रहा है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, टेन थीटा इज लेस देन 0 इफ थीटा इज ग्रेटर देन π/2, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ देखिए हमारा स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इफ फंक्शन इज कांस्टेंट। तो हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक कर लिया है। अब हम आते हैं कॉन्केविटी चेक कैसे करेंगे। हम अपने एफ फंक्शन की कॉन्केविटी कैसे डिस्कस करेंगे। कॉन्केविटी वो कॉनकेव अपवर्ड है या कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सपोज अगर हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप से है, ये हमारा कोई फंक्शन है, एक हमारे पास फंक्शन कुछ इस टाइप से है, एक हमारा केस आ जाता है कुछ अगर हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप से है, तो ये तीन टाइप के हमारे पास एक फंक्शन ले लेते हैं। इफ फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड on the open interval if its graph lies above its tangent lines on that interval। अगर हम एक ग्राफ है उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट खींचें, अगर हम किसी भी फंक्शन के ऊपर टेंजेंट खींचे और हमारा ग्राफ उस टेंजेंट के ऊपर लाई करे तो हमारी कॉन्केविटी अपवर्ड होगी। अगर हमारे ग्राफ में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करें और हमारा टेंजेंट के नीचे हमारा ग्राफ हो तो वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अब हम इस चीज में एक और चीज कह सकते हैं कि इफ एफ डबल डैश एक्स, जैसे हमने डेरिवेटिव के केस में देखा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मतलब हम फंक्शन का नेचर बता सकते हैं, फंक्शंस नेचर कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन अगर हमें फंक्शन की कॉन्केविटी देखनी है कि वो कॉन्केव अपवर्ड है या कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स चेकआउट करेंगे। इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन एफ इज कॉन्केव अप। इस केस में हमारे पास एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और इस केस में हमारे पास एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो एफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड। इस केस में हमारे पास एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर लेस देन 0 होगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो ये चीज़ हम डेरिवेटिव के केस में हम ये चीज़ कह सकते हैं, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप से है कि ये x इक्वल टू 0 लेटर सपोज हम कर लेते हैं। अब हम यहाँ से अगर अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे पास कॉन्केविटी नीचे की तरफ है, हमें ग्राफ नीचे की साइड शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, लेटर सपोज अगर हम यहाँ पे टेंजेंट शो करें तो हमारा ग्राफ इस टेंजेंट के नीचे है अप टू x इक्वल टू 0 तक। x इक्वल टू 0 तक तो हमारा ग्राफ नीचे है, इसको हम कह सकते हैं कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। लेकिन जैसे ही x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 किया, x को अगर हमने ग्रेटर देन 0 रखा तो हमारा ग्राफ टेंजेंट के ऊपर है, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी कॉन्केविटी अपवर्ड है। अगर हमारी इस केस में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ये जो है ये पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे कैविटी स्विचेस द साइन,
वेयर कैविटी स्विचेस द साइन, जहां हमारी कैविटी साइन स्विच कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? जहां पे हमारी कैविटी अपना साइन चेंज कर रही है। तो ये हमारा हो गया कॉन्केविटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट को डिटेल में। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कि आखिरकार ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं। अभी हमने चेक किया, देखा था ग्राफ के अकॉर्डिंग कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी कॉन्केविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड हो जाए या फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड हो जाए, मतलब कॉन्केविटी अपना साइन स्विच करे। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास कुछ इस टाइप से एक फंक्शन है, ये हमारा एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ हमारी कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, यहाँ हमारी कॉन्केविटी अपवर्ड है, यहाँ हमारे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है। मतलब ये हमारा फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमारे पास ये फंक्शन कौन सा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में एक बार कॉन्केविटी अपवर्ड है, एक बार कॉन्केविटी नेगेटिव है। हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे, हमारे इस पॉइंट के अंदर, यहाँ इस पॉइंट के अंदर ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहां हम कह सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड कॉन्केविटी साइन चेंजेस। अब हमारे पास ये दो केसेस हैं। अगर ये पॉइंट एप्लीकेबल है तो ये पॉइंट अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा और ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर ओनली यही केस है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कॉन्केविटी वहां पे चेंज हो रही है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप से हुआ, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स ही 0 है, तो एफ डबल डैश एक्स तो 0 होना ही है। तो हम कह सकते हैं कि ओनली ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, जरूरी नहीं है। हमारे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ये अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी, देन हमारा पॉइंट जो हो जाएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमारी हो जाएगी कॉन्केविटी साइन चेंजेस। अब हमारे पास अब हमने इन्फ्लेक्शन पॉइंट को डिस्कस कर लिया है कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहां पे हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। एक बार टेंजेंट के नीचे ग्राफ आ रहा है, एक बार टेंजेंट के ऊपर ग्राफ आ रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये साइन चेंज हो रहा है उसको हम बोल देंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ग्राफ्स है। अब हम उस ग्राफ्स में लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले टाइप का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से है। हमारे पास कोई फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से, ये हमारा एक फंक्शन का ग्राफ है। तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट ऐसा है x इक्वल्स टू एक्स नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा ग्राफ क्या है, मैक्सिमम है। इसमें हमारा ये एक्स नोड है, ये क्रिटिकल पॉइंट। तीन तरीके के हम पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट आएगा हमारे पास, तीन तरीके के पॉइंट, पहला क्रिटिकल, दूसरा हमारे पास आता है स्टेशनरी और तीसरा हमारे पास आता है इन्फ्लेक्शन। ये तीन टाइप के हमारे पास पॉइंट होते हैं एक ग्राफ के अंदर। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा फंक्शन बिहेवियर चेंज करे, कोई भी बिहेवियर ऑफ फंक्शन चेंज। अब बिहेवियर ऑफ फंक्शन चेंज, इसके अंदर हमारी स्लोप चेंज हो सकती है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेंज हो सकती है। कहीं पे अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो भी पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट में माना जाएगा, या उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है तो वो भी हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे हमारे फंक्शन कुछ भी बिहेवियर चेंज करे, कोई भी बिहेवियर अगर चेंज करेगा तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो, हमारा स्लोप जहीं पे भी 0 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहां पे कॉन्केविटी अपना साइन चेंज कर रही है, कॉन्केविटी स्विचेस साइन।
स्विच इज साइन, ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, स्लोप। एक बार यहाँ तो स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन इस पॉइंट के इस साइड में हमारा स्लोप आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप। ये हमारा था पॉजिटिव स्लोप, तो नेचर चेंज हो रहा है, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू एक्स नॉट। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट भी है, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर हमारा जो स्लोप है दैट स्लोप इज इक्वल टू 0। और ये हमारा पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जब भी हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हो जाए, इंक्रीजिंग से जब भी ग्राफ डिक्रीजिंग में चेंज हो जाएगा, हमारा वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा होगा। ये हमारा कुछ फर्स्ट टाइप का हमारे पास एक ग्राफ आता है। सेकंड टाइप का ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से है, सेकंड टाइप का ग्राफ है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ग्राफ है। और हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं x इक्वल टू एक्स नोट पे। यहाँ पे भी क्या है, स्लोप है 0, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है ये। और इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ स्लोप जो था वो नेगेटिव स्लोप था, लेकिन इसके पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आ गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, नेचर चेंज हो रहा है। और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा क्या होता है, जब भी हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो जाए, डिक्रीजिंग ग्राफ इंक्रीजिंग में चेंज होएगा, तो वहां पॉइंट जो आएगा वो हमारा लोकल मिनिमा होगा। तो हमने लोकल मैक्सिमा चेक कर लिया, लोकल मिनिमा चेक कर लिया। थर्ड टाइप का ग्राफ हमारे पास आता है। अब जो हमारा थर्ड टाइप का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से है, थर्ड टाइप का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से। और हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू एक्स नॉट पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, यहाँ कॉन्केविटी अपवर्ड है, हमारा फंक्शन बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या है, तो स्लोप इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट होगा। और इस पॉइंट पे हमारी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी होगा, तो ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। तो ये हमारे तीनों पॉइंट होगा, इस केस में ये हमारा तीनों पॉइंट होगा। और ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्लोप इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे भी स्लोप पॉजिटिव है। जब फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीजिंग हो तो हम इसमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा नहीं निकाल सकते। फोर्थ नंबर का ग्राफ हमारे पास, फोर्थ नंबर का ग्राफ है कुछ इस टाइप से। तो फंक्शन अगर यूं हो रहा है और हम इस फंक्शन को यहाँ चेकआउट कर रहे हैं x इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ हमारा स्लोप इज इक्वल टू 0 है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इसमें भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं होगा। ये पॉइंट अपना क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, यहाँ कॉन्केविटी अपवर्ड है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। स्टेशनरी पॉइंट होगा क्योंकि ये हमारे पास स्लोप यहाँ 0 है, और ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्केविटी चेंज हो रही है। फिफ्थ नंबर का ग्राफ, फिफ्थ नंबर का ग्राफ हमारे पास आता है कुछ इस टाइप से। फिफ्थ नंबर का ग्राफ हमारे पास कुछ इस टाइप से है, कुछ एस टाइप से। अगर हमारा ग्राफ कुछ एस टाइप से है और अगर हम इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करें हमारा x इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो यहाँ हमारा स्लोप क्या है, यहाँ हमारा स्लोप है 90, मतलब इन्फिनिटी, ये हमारा स्लोप इन्फिनिटी है। तो ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट भी है, ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, स्लोप जो हमारा dy बाई डी एक्स है वो इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन यहाँ कॉन्केविटी एक बार इधर है, यहाँ इधर है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी होगा। और ये हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इस केस में, अगले वाले केस में हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास फंक्शन कैसा आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस टाइप से फंक्शन आ जाएगा। इस पॉइंट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए ये क्रिटिकल पॉइंट भी है। ये वाला पॉइंट हमारे पास एक्स नॉट क्रिटिकल पॉइंट भी है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे भी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, स्लोप हमारा यहाँ पे भी इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है। सेवंथ नंबर का ग्राफ, सेवंथ नंबर का ग्राफ
कुछ इस टाइप से अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, कुछ इस टाइप से कि ऊपर एक कॉर्नर बन रहा है, अगर ऊपर एक कॉर्नर बन रहा है और हमें यहाँ चेकआउट करना है x इक्वल्स टू एक्स नॉट के ऊपर, तो हम कह सकते हैं हमारा यहाँ तो फंक्शन इंक्रीजिंग था, ये वाला फंक्शन हमारा यहाँ डिक्रीजिंग था, ये एक पॉइंट था। जब भी इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में ग्राफ चेंज होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के अंदर, तो हमारा ये आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। तो इसके अंदर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है। x इक्वल्स टू एक्स नॉट यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास स्लोप चेंज हो रहे हैं पॉइंट के इधर उधर। एक क्रिटिकल पॉइंट होने के साथ साथ यहाँ पे ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ dy बाई डी एक्स अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं है, ये ओनली एंड ओनली हमारा क्रिटिकल पॉइंट ही है। और ये हमारा मैक्सिमा शो कर रहा है। इस ग्राफ को हम बोलते हैं कस्प, इसको हम बोलते हैं कस्प। 8 नंबर का ग्राफ इसका उल्टा, इस टाइप का ग्राफ अगर हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू एक्स नॉट, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ ग्राफ डिक्रीजिंग है, यहाँ ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जब भी अपन जाते हैं डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, तो मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा आ जाएगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ dy बाई डी एक्स डिफाइंड नहीं करता है, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, या क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैविटी चेंज नहीं हो रही है। तो हमने आज के लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशिएशन चेकआउट कर दिया पूरा का पूरा, और हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा को स्टार्ट करके उसमें चेकआउट कर लिए हैं ग्राफ्स वगैरह कि कब वो इंक्रीजिंग कब वो डिक्रीजिंग, और 3 टाइप के हमने पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए थे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, और स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे की तरफ डिस्क्राइब करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और हमारे इंस्टाग्राम ID UPSC IES सिविल इंजीनियरिंग को जरूर फॉलो करें। वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और इस लेक्चर के भी हैंड रिटन नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।